हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि महा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो मात्र 5 दिनों में सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में इतिहास के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ के शासक था। यहाँ पे आपको बताना है कि विलियम प्रथम कहाँ के शासक था, तो जो विलियम प्रथम था ये प्रसा का शासक था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन से था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है
कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सीडान में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो 1804 में लागू हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश का किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो ये था गैरीबाल्डी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है, तो फ्रांस का है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी का उदय हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो 1832 में घोषित किया गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है, तो ये धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, तो लेनिन ने दिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था, तो लेनिन था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो चेका पुलिस दस्ता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था, तो दुनिया का मजदूर एक हो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर।
47 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्राटस्की ने किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो 1921 में लागू हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लानखेनोवा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि रासपुटिन कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि रासपुटिन कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाऊ हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हिंद चीन क्षेत्र था इसमें कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हुआ आंदोलन था ये किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कुलोन कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जुएंग आई थे। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो जनेवा समझौता में वियतनाम को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था, तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेशक था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई,
तो 1907 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो निक्सन थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1915 में किए थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू की गई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95
95 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं इतिहास के, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में यहाँ पे क्रोम को खोल लेना है। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो यहाँ पे क्रोम को आपको खोल लेना है और ये जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और उसके बाद CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट आपको कैसे देना है, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी आज 19 जनवरी है और 3 बजे से यहाँ पे देखिए हिंदी का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो इसको आप लोग दे लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट वाला पेज ओपन हो चुका है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग नाम लिखिएगा। आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट दे लीजिएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट है, आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, जितना मन उतना आपको टेस्ट देना है, दे लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न, यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का महाक्रैश का कोर्स का पीडीएफ अभी 2 मिनट में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन बैंक यहाँ से पढ़ सकते हैं, विज्ञान, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी का यहाँ से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। अगर वीडियो सही लगा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।